वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का नेम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नए राजाओं के बारे में और उनके साम्राज्यों के बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत सी नई डायनेस्टीज, बहुत सारे नए राज खानदानों का उदय हुआ। Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of subcontinent between the 7th and 12th century। ये जो मैप 1 है ये उन कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में, ये उन कुछ राजघरानों के बारे में बताएगा जो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में, जिन्होंने इंडिया पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर, उपमहाद्वीप पर राज किया। मेजर किंगडम 7th to 12th सेंचुरीज। 7th से 12th सेंचुरीज़ के बीच में जो मेजर किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, वो उनके बारे में है ये मैप। लाइक चहामांस, जिसे चौहान भी कहा जाता है, अब ये दिल्ली और अजमेर के रीजन के बीच रूल करते थे। गुर्जर प्रतिहार ये मध्य प्रदेश का एरिया है। कन्नौज एक बहुत ही फेमस है, जिसके लिए काफ़ी सारे रूलर्स एक दूसरे से लड़े जिस पर कंट्रोल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है, ये नदी का एरिया है, तो यहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है इसीलिए। और राष्ट्रकूतास जो कि दक्कन साइड में रूल किए। चोलास, इनके बारे में भी एक पूरा टॉपिक ही है एक्सप्लेन, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम जस्ट हाफ पार्ट कवर करेंगे। जो ये फेमस किंगडम्स हैं उनके नेम हैं गुर्जर प्रतिहार, ये वाला, राष्ट्रकूतास दक्कन एरिया में जिन्होंने, साउथ इंडिया मीन्स एरिया में जिन्होंने रूल किया, चोलास, चहामांस जो दिल्ली और अजमेर के रीजन के बीच रूल किए। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि नई जो डायनेस्टीज़ हैं, जो ये राजवंश हैं नए, उनका उदय कैसे हुआ। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent। इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 7वीं सदी के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, ज़मीन के बड़े बड़े मालिक हुआ करते थे, या फिर वॉरियर चीफ हुआ करते थे, यानी योद्धा हुआ करते थे जो युद्धों को लड़ते थे और उसके जो प्रधान होते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स देन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत्स। जो उस समय के राजा हुआ करते थे उस दौरान के, जिस दौरान बहुत ही बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे और वॉरियर इन चीफ्स होते थे, वो उन्हें अपना सामंत मानते थे, सब ऑर्डिनेट मानते थे, मीन्स अपने से नीचे दर्जे का मानते थे, और उन्हें भी कुछ पावर देते थे। देवर मतलब अपने रूलिंग में उनको थोड़ा शेयर देते थे। They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support। राजा उनसे ऐसी आशा करते थे, उम्मीद करते थे कि ये जो वॉरियर इन चीफ्स हैं और जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्हें वो अपने सामंत मानते थे, वो राजाओं के लिए गिफ्ट लेके आएँ, अपने ओवरलॉर्ड्स के लिए, यानी अपने से बड़े मालिकों के लिए। बी प्रेजेंट एट द कोर्ट्स, और उनके दरबारों में ख़ुद को प्रेजेंट करें और उन्हें मिलिट्री का सपोर्ट दें, क्योंकि योद्धा जो होंगे वो तो सपोर्ट देंगे मिलिट्री का, और जो लैंडलॉर्ड्स होंगे वो गिफ्ट्स लेके आएंगे। As Samants gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwara, the great lord of a circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords। जो ये सामंत्स होते थे, बड़े बड़े जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, वॉरियर इन चीफ्स होते थे, जब उनके पास बहुत सारा पावर हो जाता था और बहुत सारे वेल्थ, पैसा हो जाता था, कोई भी पावर में, कोई भी सरकार में आज के टाइम में भी देखें तो, या फिर पहले के टाइम में भी देखें, राज वही करता था जिसके पास पैसा होता था और पावर होता था। तो जब किसी सामंत के पास पावर और पैसा दोनों आ जाए तो वो अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे। महासामंत से भी ऊपर वो अपने आप को महामंडलेश्वर घोषित करते थे, जिसका मतलब कि उस इलाके का लॉर्ड, यानी उस इलाके का खुदा। एंड सो ऑन, समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते थे अपने से बड़े जो ओवरलॉर्ड, जो किंग्स होते थे, उनसे, और अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा कर देते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूतास इन दक्कन। एक ऐसा ही वाक़या है दक्कन के राष्ट्रकूतास का। इनिशियली दे वर सब ऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। शुरुआत में वो कर्नाटक के जो चालुक्य जो राजवंश था उसके सबऑर्डिनेट थे, यानी उनके नीचे थे। इन द मिड 8th सेंचुरी, दांतेदुर्ग, एक राष्ट्रकूट चीफ, ओवरथ्रेव हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हरियाणा गर्भा। 8वीं सदी के बीच में
राष्ट्रकूटा के एक जो चीफ था जिसका नाम दांतीदुर्ग था, उसने अपने चालुक्य जो लॉर्ड था उसको ओवरथ्रू कर दिया, यानी अपने ऊपर से उसका कंट्रोल को हटा दिया और एक रिचुअल, एक यज्ञ यानी एक पूजा, कोई कार्यक्रम उसने किया जिसका नाम था हिरायना गर्भा, जिसका मतलब गोल्डन बॉम्ब होता है। उस यज्ञ में, उस रिचुअल में ये होता है कि ऐसा हिंदू साम्राज्य के अकॉर्डिंग है कि जो ब्राह्मण्स होंगे उनका काम है पूजा पाठ करवाना और जो क्षत्रिय होंगे उनका काम है राज करना। तो ये जो थे दांतीदुर्ग के चीफ, राष्ट्रकूटा चीफ दांतीदुर्गा, वो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ करने के बाद अपना एक पुनर्जन्म स्थापित किया एज अ क्षत्रिय, क्योंकि राज तो केवल क्षत्रिय के करने का ही कार्यक्षेत्र था। When this ritual was performed with the help of Brahmins, ये रिचुअल, ये यज्ञ ब्राह्मण्स की हेल्प से, ब्राह्मण्स की मदद से किया गया, पुजारियों की मदद से। It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय। इस पूजा को करने के बाद ऐसा माना जाता है कि जो सेक्रीफाइसर है, जो इसको कर रहा है, उसका पुनर्जन्म हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है क्षत्रिय के तौर पर। जब उसका क्षत्रिय के तौर पर पुनर्जन्म हो जाएगा तब वो आसानी से राज कर लेगा ऑथेंटिक तरीके से। एंड इफ़ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, तब भी वो क्षत्रिय बन सकता है जब वो बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं भी है। इस यज्ञ को करने के बाद उसका पुनर्जन्म होगा एक क्षत्रिय की तरह। फिगर 1, वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा showing Vishnu as Narsimha the man lion. It is a work of the राष्ट्रकूटा पीरियड। ये जो वॉल रिलीफ है, वॉल रिलीफ मीन्स भित्ति चित्र, यानी वो चित्र जो कि दीवार पर बनाया गया है वो एलोरा केव का है। एलोरा केव महाराष्ट्र में है, अजंता भी महाराष्ट्र में है, लेकिन ये चित्र एलोरा केव का है। केव मतलब गुफा। विष्णु एज अ नरसिम्हा द मैन लॉयन, विष्णु जो हिंदू के एक गॉड हैं, उन्हें नरसिम्हा की तरह दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है मैन लॉयन। नर मीन्स मैन, सिम्हा मीन्स शेर, नरसिम्हा की तरह दिखाया गया है। इट इज़ अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड, ये राष्ट्रकूटा के शासनकाल का ही काम है। In other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. कुछ दूसरे केसेस में ऐसा भी होता था कि एंटरप्राइजिंग फैमिली के जो लोग होते थे, यानी बड़े बिजनेसमैन या बड़े घराने के जो लोग होते थे, वो अपनी मिलिट्री स्किल को कार्व आउट करते थे, यानी उसे डेवलप करते थे और अपना साम्राज्य तैयार खड़ा कर लेते थे। For instance, the Kadamba Mayur Sharman and Gurjar Pratihara Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. जो एक कदम्बा मयूर शर्मन थे और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये दोनों ही ब्राह्मण थे। उन्होंने अपना ट्रेडिशनल, अपना वंशानुगत जो पेशा था पूजा पाठ करवाने का, उसको छोड़ हथियार पकड़ लिए, आर्म्स हथियार ले लिए और सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया अपना साम्राज्य। एक ने कर्नाटक में, यानी कदम्बा मयूर शर्मन ने कर्नाटक में किया और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान में किया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो जिसका नाम पहले है उसने पहले साम्राज्य स्थापित किया और जिसका नाम दूसरा है उसका बाद वाले से कनेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स, अब इन साम्राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, यानी राजकाज किस तरीके से होता था। Many of these new kingdoms adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvna Chakravartin, Lord of Three Worlds and so on. बहुत सारे जो नए राजा थे, इन्होंने अपना बहुत ही बड़े आलिशान टाइटल्स हासिल कर लिए, यानी अपने नामों में बड़े बड़े टाइटल्स लगा लिए। जैसे कि अपने आप को वो महाराजा अधिराजा कहते थे, जिसका मतलब ग्रेट किंग, बहुत बड़ा किंग। ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, यानी सभी किंग्स के ओवरलॉर्ड, यानी सबसे बड़े। त्रिभुवना चक्रवर्ती, यानी कि लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीनों वर्ल्ड के लॉर्ड, यानी खुदा। एंड सो ऑन, इस तरीके के अपने आप को टाइटल्स देते थे, पदवियाँ देते थे। However, in spite of such claims, they often shared power with their samants as well as with associations of peasants, traders and Brahmins. वो अपने आप को इतना बड़ा बताते थे, तब भी ऐसा नहीं था कि सारी पावर को वो अकेले ही इंजॉय करते थे। उन्हें अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी सामंत से। हमने ऊपर पढ़ा है, कुछ सामंत हुआ करते थे, जैसे कि जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं और या फिर वॉरियर इन चीफ्स हैं, वो सब सामंत होते थे, तो उनसे अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी। या फिर एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, किसान के संघ से, व्यापार संघ से या फिर ब्राह्मण से अपनी पावर शेयर करनी पड़ती थी। वो अकेले ही सारी पावर को यूज़ नहीं करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, that is peasants, cattle keepers, artisans,
who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. इन सभी स्टेट्स में जो रिसोर्सेज होते थे, संसाधन होते थे, वो कहाँ से आते थे? वो प्रोड्यूसर से आते थे। यानी एक स्टेट में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ पेशा करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। तो इन्हीं प्रोड्यूसर से जो स्टेट के मालिक होते थे या फिर राजा होते थे वो रिसोर्स लेते थे। जैसे कि जो पीजेंट है, कोई किसान है या फिर कोई कैटल कीपर है या फिर कोई आर्टिशियन है, कलाकार है, वो कुछ ना कुछ बनाएगा। किसान फसल उगाएगा, कैटल कीपर भी कुछ प्रोड्यूस करेगा, आर्टिशियन कुछ बनाएगा। तो इन सभी से उस स्टेट के मालिक या जो फिर भी राजा होते थे वो परसुएट करके या तो उसे समझा बुझा कर या फिर उन्हें कंपेल करके, प्रेशराइज करके वो जो भी प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा अपने पास ले लेते थे, यानी उनसे सरेंडर करवा लेते थे, अपने पास रख लेते थे। Sometimes these were claimed as rents due to a lord who asserted that he owned the land. कभी कभी जो ये कंपेल करके या फिर प्रेशराइज करके लेते थे उन्हें वो रेंट कहते थे। मतलब कि उनकी ज़मीनों पे वो लोग काम कर रहे हैं तो उसके बदले उन्हें रेंट देना पड़ेगा जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फॉर्म में। ड्यू टू ए लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड, यानी जो लैंड वो ऑन कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए वो लॉर्ड्स के द्वारा दी गई है, तो इसलिए लॉर्ड्स को उन्हें रेंट देना पड़ेगा। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे उनसे भी रेवेन्यू मीन्स टैक्स कलेक्ट किया जाता था। 400 टैक्सेस, यानी उस टाइम में 400 टाइप्स के टैक्स हुआ करते थे। तमिलनाडु के बारे में बताया गया है यहाँ पे। The inscriptions of Chola who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया मीन्स बेसिकली तमिलनाडु में रूल करती थी। उसका एक इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, पत्थर पे लिखा गया लेख है, जिसमें उस टाइम के 400 से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अलग अलग तरीके के टैक्सेस के लिए। जिसे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता था वो वेती टैक्स था, जो कि कैश की फॉर्म में नहीं लिया जाता था, फोर्स्ड लेबर की फॉर्म में लिया जाता था। यानी जिससे वो टैक्स वसूल किया जाता था वो पैसे की फॉर्म में नहीं लिया जाता था, उस इंसान से बलपूर्वक काम करवाया जाता था, यानी बेगार करवाया जाता था, बिना पैसे दिए काम करवाया जाता था। तो वो एक प्रकार का टैक्स था जिसे वेती कहते थे। एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू या फिर कदमाई लिया जाता था उनसे, यानी ज़मीन का टैक्स। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, घर को थैच करने पे यानी घर पे छज्जा डालने पर भी टैक्स लिया जाता था। द यूज़ ऑफ लेडर टू क्लाइम पाम ट्रीज़ पर, नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए जो लेडर का इस्तेमाल करते थे, सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे, उस पर भी टैक्स था। इससेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, जब कोई फैमिली प्रॉपर्टी को सक्सेशन करता था, यानी बाप के मरने के बाद जो उसका बेटा उस प्रॉपर्टी को लेता है उसे सक्सेशन कहते हैं। मतलब नेक्स्ट जो भी कोई लेता है उसे सक्सेशन कहते हैं। तो जब फैमिली प्रॉपर्टी को कोई सक्सीड करता था तो उस पर भी सेस होता था, यानी उस पर भी एक टाइप का टैक्स होता था। These resources were used to finance the king's establishments as well as for the construction of temples and forts. ये सब जो रिसोर्सेज होते थे टैक्स के फॉर्म में लिए जाने वाले या फिर कंपेल और प्रेशराइज करके गिफ्ट्स के फॉर्म में लिए जाने वाले जो टैक्सेस होते थे, या फिर बेगार करवा के, फोर्स लेबर करवा के जो एक तरीके का टैक्स लिया जाता था, इन सब का राजा किस लिए इस्तेमाल करते थे? राजा का फाइनेंस चलता था, पूरा इकोनॉमी इस पर चलता था, और इससे किंग इस्टेब्लिशमेंट करवाते थे और नई नई चीज़ों की स्थापना करवाते थे, जैसे कि टेम्पल्स बनवाते थे, अपने किले बनवाते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो अपनी आर्मी पे खर्च करते थे और लड़ाइयाँ लड़ते थे। which were in turn expected to lead the acquisition of wealth in the form of plunder and access to the land as well as trade routes. जो वो लड़ाइयों पे पैसा खर्च करते थे उनका रिवॉर्ड उन्हें क्या मिलता था? उन्हें रिवॉर्ड में बदले में क्या मिलता था? बदले में उन्हें एक्विजिशन ऑफ वेल्थ होता था, यानी जिस साम्राज्य पर उन्होंने लड़ाई किया, उस पर कब्जा किया, उसकी संपत्ति को हड़प लेते थे, एक्विजिट कर लेते थे इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर की फॉर्म में, यानी लूट पाट करके, और एक्सेस टू द लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, और उस साम्राज्य के जितना भी लैंड रूट्स होता था, ज़मीनी रास्ता होता था, व्यापार का रास्ता होता था, उन सभी पर कब्जा कर लेते थे। इससे उनकी इकोनॉमी इम्प्रूव होती थी। द फंक्शनरी, उसका दायरा बढ़ता था इकोनॉमी का और उसके साम्राज्य का।
The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. जो ये फंक्शनरीज होते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो अक्सर रिक्रूट किए जाते थे, लगाए जाते थे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, यानी जो प्रभावशाली फैमिली होती थी, पावरफुल फैमिली होती थी, उन्हीं से आते थे ये लोग. एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडिटरी, और इनका जो ये पोजीशन था, ये जो स्थान था, वो हेरिडिटरी होता था, यानी अगर उसके फादर ने सर्व किया इस पोस्ट पर तो उसका बेटा ही सर्व करेगा, इस तरीके से. दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल. ये बात आर्मी के लिए भी मतलब सेम लागू होती थी. आर्मी भी यही होता था कि अगर उसके फादर उस चीज़ को, उस पोस्ट को, आर्मी की पोस्ट को सर्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट उस पोस्ट को उसका बेटा सर्व करेगा. इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजीशंस. बहुत सारे केसेस में ये होता था कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी, पोजीशंस होती थी, वो राजा के अपने रिश्तेदार ही हैंडल करते थे, क्योंकि उस पर ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा अहम पोस्ट होती है, तो इस पे वो अपने रिश्तेदार, अपने विश्वसनीय लोगों को ही अपॉइंट करते थे. प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. अब हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज क्या होती थी और लैंड ग्रांट्स क्या होते थे. Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as violent, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. प्रशस्ति क्या होती है? ये लिटरली ट्रू नहीं होती, यानी पूरी तरीके से ट्रू नहीं होती है. इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं राजा की, ये ट्रू नहीं होती है जबकि, बट दे टेल अस, लेकिन ये इतना बताती है कि उस समय के राजा अपने आप को किस तरीके से डिपिक्ट करना चाहते थे, किस तरीके से शो करना चाहते थे. वो अपने आप को वेलिएंट दिखाना चाहते थे, बहुत ही बड़ा योद्धा, शूरवीर दिखाना चाहते थे, बहुत ही बड़ा विजेता दिखाना चाहते थे. और ये जो प्रशस्ति थी, इन्हें कंपोज कौन करता था, मीन्स इन्हें लिखता कौन था? इन्हें पढ़े लिखे ब्राह्मण्स लिखते थे. वो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अक्सर राजाओं के एडमिनिस्ट्रेशन में, राजकाज में साथ देते थे. उन्हीं का ये काम होता था, पढ़े लिखे ब्राह्मण्स का. द अचीवमेंट्स ऑफ नगभट्टा. नगभट्टा प्रतिहार के किंग है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया है. प्रशस्ति में बेसिकली राजाओं की अचीवमेंट्स, उनकी जो मतलब हाई रैंकिंग प्रोफाइल है, उनकी बड़ाइयों का बखान करती हैं प्रशस्तियाँ. तो इसमें यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया है एक प्रशस्ति के बारे में, जो कि संस्कृत में कंपोज की गई थी. नगभट्टा एक प्रतिहार किंग थे, यानी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार हमने पढ़ा है ना, उसी के एक किंग नगभट्टा थे, उसकी प्रशस्ति है. मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्तीज. प्रशस्तीज में अपनी अचीवमेंट्स दिखाते थे, क्या क्या उन्होंने अचीव किया है. लास्ट ईयर हमने गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ रहे हैं एक संस्कृत प्रशस्ति, जो कि ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई गई है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है प्रतिहार किंग नागाभट्टा के बारे में. गुर्जर प्रतिहार का राइन एरिया मध्य प्रदेश का ही एरिया था, तो ये उसी एरिया की प्रशस्ति है. इसमें लिखा गया है किंग के बारे में, द किंग ऑफ आंध्रा सेंधवा, जिसे सिंध है आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस. उसमें उस प्रशस्ति में ये कहना है कि इस राजा के सामने जब वो प्रिंस थे, तभी इन सभी साम्राज्यों के राजा ने अपने आप को फेल कर दिया था, यानी अपने आप को छोड़ दिया था, सरेंडर कर लिया था, गिर गए थे सारे साम्राज्य इन राजा के सामने जब वो प्रिंस थे, राजकुमार थे, तभी, यानी तारीफ बताई जा रही है. ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध. उन्होंने विक्ट्री हासिल की, जीत हासिल की चक्रयुद्ध के खिलाफ, जो कि कन्नौज के राजा थे, उसके खिलाफ जीत हासिल की. ही डिफीटेड द किंग ऑफ बंगा, बंगाल के किंग को हराया. और अनर्ता पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के किंग को हराया. मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी वहाँ के किंग को हराया. कैरता फॉरेस्ट पीपल, यानी जंगली जो लोग होते थे, उन्हें हराया. तुर्कुशा तुर्क्स को हराया. वत्स और मत्स्य, ये जो नॉर्थ इंडिया की किंगडम्स है, इन सबको हराया. यानी राजा को कितना विक्टोरियस दिखाया गया, कितना पावरफुल दिखाया गया, यही काम होता था प्रशस्ति का. किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. अब ग्रांट ऑफ लैंड क्या होता था? किंग अक्सर ब्राह्मण्स को, पढ़े लिखे ब्राह्मण्स को खुश होकर उनके अच्छे कामों की वजह से उन्हें नवाजते थे, रिवार्ड करते थे. और ये कॉपर प्लेट पर लिखा होता था लैंड ऑफ ग्रांट्स, यानी लैंड दी जाती थी, ज़मीन दी जाती थी, ज़मीन का बहुत बड़ा बड़ा हिस्सा दिया जाता था इन ब्राह्मण्स को, और ये कॉपर पे लिखा होता था.
विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और ये जो कॉपर प्लेट्स थी उन्हें दी जाती थी जिसे ये लैंड दी जाती थी। अब ये कॉपर प्लेट किस तरीके की होती थी, मतलब ग्रांट ऑफ लैंड जिस कॉपर प्लेट पर दिया जाता था। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। ये एक कॉपर प्लेट है जो कि लैंड ग्रांट है एक तमिल किंग का, जिसने रूलर ऑफ इन द 9th century के जो रूलर थे, जो कि पार्टली संस्कृत में, आधी संस्कृत और आधी तमिल में लिखी हुई है। इसमें जो रिंग लगी है ये वाली, द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद अ रॉयल सील। इसको एक रॉयल सील के साथ सिक्योर किया गया, यानी एक तरीके का ये स्टैम्प मुहर होता था, वो ये बयान करता था कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक है। टू इंडिकेट दैट दिस इज़ एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ये बताने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। आज हम कोई भी सरकारी चीज़ों पर गवर्नमेंट का स्टैम्प देखते हैं, इसी टाइप का ये भी स्टैम्प ही था। वट वॉज गिवन विद द लैंड, अब है कि लैंड के साथ साथ क्या सारी चीज़ें थी जो दी जाती थी। दिस इज़ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय चोलाज। ये चोल राजाओं के द्वारा जो लैंड ग्रांट दिया गया है वो तमिल सेक्शन है, मतलब तमिल में मिली है ये लैंड ग्रांट, उसका डिस्क्रिप्शन है। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग earthen embankments एज वेल एज प्लांटिंग thorny bushes। इसमें लिखा हुआ है कि जो ज़मीन दी जा रही है उसकी बाउंड्रीज़ की गई है, यानी घेराबंदी की गई है, उस पर अर्थन एम्बैंकमेंट्स बना करके जो मेड़ बनाई जाती है चारों तरफ ज़मीन के, वो बना करके उसके चारों तरफ थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी गई है उसकी सीमा बनाने के लिए। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स। अब लैंड में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष हैं यानी फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ हैं, वाटर है, लैंड है, गार्डन है और चार्ड है, गार्डन और बगीचे हैं, ट्रीज़ हैं, वेल्स हैं, कुएँ हैं, ओपन स्पेस खाली जगह है, पैस्चर लैंड है, चारेगाह की ज़मीन है, विलेज है, एंट हिल्स है, प्लेटफॉर्म्स है जो चबूतरे वगैरह होते हैं, कैनाल, नहरें, डिचेस, गड्ढे, रिवर्स, सिल्ट लेडल लैंड यानी जो गिलगिली ज़मीन होती है वो है, टैंक्स हैं, ग्रेनरीज हैं, दानों के मतलब बड़े बड़े वो हैं, गोदाम हैं, फिश पॉन्ड्स हैं, मछलियों वाले पॉन्ड्स हैं, बिहाइव्स हैं, मधुमक्खी के छत्ते और डीप लेक्स हैं, गहरी लेक्स हैं। तो इसमें एंट हिल्स कहा गया है जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं जिसे रोड चींटियों के द्वारा या फिर जो दीमक होते हैं वो सब जो ज़मीन खोद करके छोटे छोटे ज़मीन के ढेर बना देते हैं उनको एंट हिल्स कहा गया। यानी हर एक चीज़ का रिकॉर्ड बताया गया है कि लैंड के साथ साथ क्या क्या सारी चीज़ें हैं। He also receives the land can he who receives the land can collect taxes from it। इसमें बताया गया है कि ये उस ज़मीन से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है, यानी टैक्स भी हासिल कर सकता है। He can collect the taxes imposed by judicial officers as the fine। जो उस एरिया का जुडिशियल ऑफिसर होगा यानी जो न्यायिक ऑफिसर होगा जो किसी पर भी किसी चीज़ गलत काम करने के लिए जुर्माना लगाएगा, उसे भी एज अ टैक्स की फॉर्म में इस ज़मीन को लेने वाला जो जिसको दी जा रही है वो ले सकता है। द टैक्स ऑन बीटल लीव्स यानी पान की पत्तियों पर भी टैक्स होता था। टैक्स ऑन वुवन क्लोथ, कपड़ों पर भी टैक्स, एज वेल एज व्हीकल्स, गाड़ियों पर भी टैक्स वो ले सकता है। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मतलब वो बड़े बड़े रूम्स बना सकता है उस एरिया में, 2 मंजिले ऊपर की स्टोरीज़ में यानी ऊपर की मंजिल में, जो कि पक्के ईंटों से बेक्ड ब्रिक से बने हो सकते हैं। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग, वो बड़े और छोटे कुएँ खुदवा सकता है उस इलाके में। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस इफ़ नेसेसरी। ही कैन गेट कैनाल कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, वो उस एरिया में पेड़ों को प्लांट कर सकता है, लगा सकता है, थॉर्नी बुशेस उगा सकता है, कांटेदार झाड़ियाँ उगा सकता है और ज़रूरी हुआ तो नहरें भी बनवा सकता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एंड दैट एम्बैंकमेंट आर बिल्ट। उसे ये सुनिश्चित करना होगा, यानी उस लैंड को लेने वाले को ये सुनिश्चित करना होगा कि वाटर वेस्ट न जाए, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। इसलिए उसको एम्बैंकमेंट बनाना होगा यानी मेड़ बनानी होगी कैनाल के आसपास जिससे पानी वेस्ट ना हो। इसमें मतलब कि टोटली इसको पढ़ने के बाद ये निकल के आता है कि जो जिसको ये लैंड दी जा रही है उसका फुल ऑफ कंट्रोल दिया जा रहा है इस लैंड पर, यानी पूरी तरीके से मालिकाना हक दिया जा रहा है।
Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. इन सभी से जो प्रशस्तिस वगैरह हैं इसमें क्या होते हैं, किंग की तारीफ़ों का बयान किया जाता है, लेकिन उससे अनयूजुअल, उससे विपरीत 12th सेंचुरी की एक संस्कृत की बड़ी सी पोएम है जो ये कंटेन करती है हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताती है जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया. इट वॉज composed बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हना. ये लिखी गई है, कंपोज की गई है एक ऑथर के थ्रू जिसका नाम कल्हन है. ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज. उसने इसे लिखने के लिए बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों का यूज़ किया, इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, और कुछ आई विटनेस यानी उस ज़माने के जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी मदद ली. एंड अर्ली हिस्ट्रीज़, और उससे पहले की जो हिस्ट्रीज थी उसको भी पढ़ा इस अकाउंट को, इस लेखा जोखा को लिखने के लिए. Unlike the writers of Prashastis, he often critical about rulers and their policies. प्रशस्ति में तो तारीफ़ें होती थी, लेकिन उसके विपरीत इसमें क्या होता था कि राजाओं का और उसकी पॉलिसी की क्रिटिकल की गई, यानी आलोचना की गई, बुराई की गई, उसकी कमियां उजागर की गई. वॉरफेयर फॉर वेल्थ. अब हम पढ़ेंगे वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, समृद्धि के लिए वॉरफेयर, युद्ध करना. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time they tried to control others. हमने इतना पढ़ने के बाद ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं, जितने भी ये राजवंश हैं, वो एक उनका पर्टिकुलर एरिया है. जैसे गुर्जर प्रतिहार का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के साइड का एरिया है, पाल का वेस्ट बंगाल साइड का एरिया हो गया, और ये राष्ट्रकूटा का दक्कन वाला एरिया हो गया, चोलास का तमिलनाडु सब का एरिया हो गया. तो इनका अपना स्पेसिफिक एरिया है. लेकिन उसी टाइम पे ये भी देखने की चीज़ है कि वो राजा अपने एरिया तक सीमित नहीं रहते थे, वो कोशिश करते थे कि दूसरे राजाओं के एरिया को भी कंट्रोल में ले लें. तो इसका एक एग्जांपल है, वन पर्टिकुलरली prized area was the city of कन्नौज इन गंगा वैली. हमने पढ़ा कि कन्नौज बहुत ही समृद्ध एरिया था जिसको हर कोई कंट्रोल करना चाहता था. तो इसी तरीके का एक एरिया, प्राइज्ड एरिया यानी बहुत कीमती एरिया है कन्नौज का शहर, जो कि गंगा वैली आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये एरिया. उस पर सभी कई जगह के जो साम्राज्य थे वो एक साथ लड़े थे, जैसे कि फॉर सेंचुरीज, सदियों तक जो रूलर्स थे गुर्जर प्रतिहार के, राष्ट्रकूटास के और पाल डायनेस्टी के, फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज पे कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा सदियों तक लड़ाई की इन्होंने. बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज़, इस लड़ाई में 3 पार्टियां थी. तो एक लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ही लंबा एक झगड़ा था. तो इतिहासकारों ने इसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष कहा. 3 पक्ष इसमें लड़ रहे थे. एज वी विल सी page number 62 to 66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. जैसे कि हम पेज 62 से 66 में देखें कि राजा अक्सर अपनी पावर्स को और अपने रिसोर्सेज का डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, यानी दिखाने के लिए वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे. सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन अदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स. तो इसीलिए जब वो दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे तो जो उनके दूसरे किंगडम का जो पावर सिंबल होता था, जैसे कि हमने पढ़ा कि हर राजा अपनी पावर को और अपने शक्ति को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स, बड़ी बड़ी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करवाता था. तो जब वो दूसरे के उस पे किंगडम पे अटैक करते थे तो उसके पावर सेंटर को अटैक करते थे, उसको ख़राब करने की कोशिश करते थे. तो उनका निशाना होता था दूसरे किंगडम्स पे टेम्पल्स को ख़राब करना, उन्हें तोड़ना. विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, और उन टेम्पल्स को जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थी, यानी बहुत ज़्यादा समृद्ध होती थी, उनको बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे पैसे का खर्च होता था, तब भी वो अपनी पावर के लिए उसे तोड़ देते थे. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5 में तुम इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान. ऐसे ही कामों के लिए जाने जाने वाले एक सुल्तान का नाम है, सुल्तान एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब रूलर, राज करने वाला होता है. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी का एक सुल्तान था, गजनी जो कि अफगानिस्तान में है, उसका नाम ऐसे ही कामों के लिए जाना जाता है. ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030, 997 से 1030 तक उसने शासन किया.
उसका शासनकाल था। एक्सटेंडेड ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका जो रूल करने का एरिया था वो सेंट्रल एशिया से लेकर के यानी मध्य एशिया से लेकर के ईरान तलक और ईरान से लेकर के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कंट्रोल था। यानी जो आज पाकिस्तान वगैरह का, अफगानिस्तान वगैरह का एरिया है उन सब पर कंट्रोल था। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग हर साल रेड मारते थे, यानी हर साल उस पर हमला करते थे। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स। ऐसे राजाओं का टारगेट होता था वेल्दी टेम्पल्स पे अटैक करना। वो टेम्पल्स पे इसलिए अटैक करते थे क्योंकि वो दूसरे राजा के पावर सेंटर को, हमने पढ़ा टेम्पल एक पावर सेंटर था, उस पर हमला करना चाहते थे, यानी उस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उस राजा के पावर सेंटर को तोड़ते थे। इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात का सोमनाथ भी इसमें शामिल है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। इन सब को से जो इकट्ठा उसके पास वेल्थ हुआ, जो धन हुआ, उसका इस्तेमाल किया उसने अपने एक मशहूर गजनी में एक कैपिटल सिटी बनाने में, बहुत ही आलीशान कैपिटल सिटी बनाने में, यानी अपनी उसने कैपिटल बनाई, बहुत ही शानदार सी सिटी जो कि गजनी में है। Sultan Mahmud was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. सुल्तान महमूद को बहुत ही इस चीज़ का शौक था कि जिस लोगों पर उसने कंट्रोल किया है, कन्क्वेट किया है, जीता है, उसके बारे में उसको जानने का शौक था। तो इसलिए उसने एक स्कॉलर, एक विद्वान अपॉइंट किया जिसका नाम था अल बिरूनी, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में लेखा जोखा करने का काम किया जिन्होंने। दिस अरेबिक वर्क नॉन एज द किताबुल हिंद, और जो उनका अरेबिक वर्क है वो अरबी में लिखा करते थे, उसे किताबुल हिंद का नाम दिया गया। रिमेन्स एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, आज भी वो इतिहासकारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। इस लेखा जोखा को, इस वृत्तांत को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए उसने बहुत सारे संस्कृत विद्वानों की भी मदद ली। Other kingdoms who engaged in warfare included the Chahmans, later known as Chauhans. दूसरे जो कुछ किंगडम्स थे जो लड़ाइयों में इंक्लूड रहे, लड़ाइयों में शामिल रहे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, उसमें चाहमांस का नाम आता है, जिन्हें हम आज चौहान कहते हैं। ये किंगडम who ruled over the region around Delhi and Ajmer, जिसने दिल्ली और अजमेर के एरिया में शासन किया। They attempted to expand their control to the west and east. वो अपने कंट्रोल के एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था, फैलाना चाहता था, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक। They were opposed by Chalukyas of Gujarat and गढ़वाल्स of उत्तर प्रदेश। उसको अपोजिशन का सामना करने पड़ा, यानी उसके खिलाफ जो खड़ा हुआ वो कौन था? चालुक्य थे गुजरात के चालुक्य साम्राज्य के लोग, और जो गढ़वाल के, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल के जो लोग थे। उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, जो अभी का उत्तराखंड है, वही गढ़वालियों का एरिया होता था। अब उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो वो उत्तराखंड के एरिया में आता है। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, तो गढ़वाल का एरिया यूपी में ही आता था। द बेस्ट नोन चौहान रूलर्स वॉज पृथ्वीराज III। जो जाने माने चौहान के रूलर हैं, चौहान्स के रूलर हैं, उनका नाम पृथ्वीराज III है, यानी पृथ्वीराज III, जिन्होंने रूल किया 1168 से 1192 तक, यानी 1168 to 1192। अराउंड 68 to 72 ईयर्स, 70 to 80 to 90 मीन्स 24 ईयर्स लगभग इन्होंने राज किया। Who defeated an Afghan ruler named सुल्तान महमूद गौरी in 1191, जिसने अफगानिस्तान के रूलर सुल्तान महमूद गौरी को 1191 में हराया, लेकिन अगले ही साल उससे हार गया 1192 में। तो इस वीडियो में यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चोलास किंगडम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।